नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 907 पेपर की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। आपकी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण। ये द्वितीय वर्ष यानी कि एमपी डीएलएड सेकेंड ईयर वालों की सब्जेक्ट है। 7वें नंबर का पेपर है, यानी 7वें नंबर का पेपर है। सब्जेक्ट कोड होता है वो 907 होता है आपका, और विषय का नाम होता है पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण। ठीक है, तो इस विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सेकेंड ईयर वाले सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं, शेयर कर दें सभी जगह क्लास को और लाइक कर दें। जितने बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। इससे पहले मैं आपकी एक क्लास करा चुके हैं 907 पेपर की, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे देख ले। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और इसमें भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करें जो एग्जाम में आने लायक हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हुए आपको आंसर को भी समझना है, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, शब्द सीमा के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। अब मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए इन क्वेश्चनों को कि इनका आंसर क्या है, तो उसी हिसाब से आप लिख पाएँ एग्जाम कॉपी में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए छात्र से जुड़े किन तथ्यों की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। यानी जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो जो छात्र है, जो छात्र से जुड़े किन तथ्यों की जानकारी किसको होनी चाहिए, शिक्षक को, तभी तो पोर्टफोलियो बन पाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो आंसर में आप लिखेंगे कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए शिक्षक को छात्र के बारे में ये बातें जाननी चाहिए। तो कौन कौन सी बातें अब आप यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखी हैं ऐसे ही आप एग्जाम में इसका आंसर भी दे सकते हैं। छात्र की शैक्षिक प्रगति यानी अंक उपलब्धि आदि, इसके छात्र ने अब तक कौन कौन सी शिक्षा में प्रगति हासिल की है। छात्र की रुचियां और प्रतिभाएं, जैसे खेल, चित्रकला, संगीत, यानी छात्र है उसको किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, रुचि है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं छात्र की सीखने की गति और शैली, के छात्र का जो दिमाग है वो किस तरीके से काम करता है सीखने में, किसी चीज़ को पढ़ने में, सीखने में वो किस गति से सीखता है, उसके दिमाग का आईक्यू लेवल कैसा है, बच्चा होशियार है कमज़ोर है, इस बारे में आपको लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि छात्र का व्यवहार और भागीदारी कैसी है, छात्र का व्यवहार कैसा है, वो शिक्षकों से कैसे बोलता है, अपने साथियों से किस तरीके से व्यवहार रखता है। तो ये सारी चीज़ों का भी पहचान होनी चाहिए एक शिक्षक को छात्र के बारे में। और आप लिख सकते हैं कि छात्र की कमजोरियां और सुधार के क्षेत्र में, कि छात्र की कौन कौन सी कमजोरियां हैं और कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए। एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए छात्र के बारे में। ठीक है, यदि कोई छात्र चित्रकला में अच्छा है तो उसके बनाए चित्र भी पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल के तौर पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट करा रहे हैं जो भी करा रहे हैं। पोषित मूल्य क्या है? पोषित मूल्य क्या है? तो पोषित मूल्य वे मूल्य हैं जिन्हें हम परिवार, विद्यालय और समाज से सीखते हैं और अपने जीवन में क्या करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, ये मूल्य हमारे व्यवहार और सोच को अच्छा बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं ईमानदारी, सहयोग, सम्मान और अनुशासन आदि चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना तकनीकी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। सूचना तकनीकी की आपको कोई दो विशेषताएं लिखनी है। तो सूचना तकनीकी से जानकारी जल्दी प्राप्त और भेजी जा सकती है। इसमें डाटा को सुरक्षित और लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है, जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है और योगात्मक मूल्यांकन होता है, इसमें आप कोई दो अंतर बताने। ठीक है, संरचनात्मक मूल्यांकन में और योगात्मक मूल्यांकन में आपको अंतर लिखने। तो यहाँ पे अंतर देखेंगे, दोनों में दो अंतर पूछे गए हैं। तो संरचनात्मक के इधर लिखे गए हैं और योगात्मक के इधर लिखे गए हैं। ठीक है, तो यह पढ़ाई के दौरान होता है कौन सा मूल्यांकन? संरचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, और यह सहपाठी, यह पाठ्यक्रम के अंत में होता है कौन सा? योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इसका उद्देश्य सुधार करना होता है और इसका उद्देश्य अंतिम परिणाम देना होता है। ठीक है, आप ऐसे ध्यान रखें। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, कक्षा में मौखिक प्रश्न पूछना आपका संरचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा और वार्षिक परीक्षा में आपका योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ज्ञान प्राप्त करने में चित्रों के कोई दो उपयोग बताने आपको लिखने हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने में चित्रों के कोई दो उपयोग लिखने हैं जो आप लिख सकते हैं। चित्रों से विषय को क्या आसानी से समझा जा सकता है। अगर आप चित्र देखते हुए पढ़ेंगे किसी भी बुक को तो आपको जल्दी समझ में आएगा। चित्रों से सीखना रोचक और यादगार बनता है। अगर आप चित्र से पढ़ते हो देखते हुए कि ये चित्र इस बारे में, तो आपको वो यादगार रहेगा, हमेशा याद रहेगा और रोचक भी रहेगा सीखने में और जल्दी समझ में भी आएगा। ठीक है,
एग्जाम्पल देख सकते हैं, विज्ञान में मानव शरीर का चित्र देखकर अंगों को समझना आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परियोजना विधि के कोई 4 लाभ लिखिए। तो आपको परियोजना विधि के कोई 4 लाभ लिखने, जैसे छात्रों में रुचि और उत्साह बढ़ता है, स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है इस विधि से, और समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है। परियोजना विधि से समूह में कार्य करने की आदत बढ़ती है। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं आप, पर्यावरण पर प्रोजेक्ट बनाकर छात्र पेड़ों का महत्व समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व लिखिए। आपको पुस्तकालय से आप क्या समझने वो उसका महत्व आपको लिखना है। तो पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि पढ़ने के लिए उपलब्ध होती हैं। ठीक है, पुस्तकालय में तो पुस्तकें ही रहेंगी, पत्र पत्रिकाएं रहेंगी, आदि चीज़ें रहती हैं। तो उसका महत्व यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्ञान बढ़ाने में मदद करता है पुस्तकालय। ठीक है, पढ़ने की आदत विकसित करता है कौन, पुस्तकालय। विभिन्न विषयों की जानकारी मिलती है कहाँ से, पुस्तकालय से। और आत्म अध्ययन की आदत बनती है कहाँ पे, पुस्तकालय में। ठीक है, आप पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं सभी तरह की, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें अपने पॉइंट जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सहकारी अधिगम की विशेषताएं लिखिए। सहकारी अधिगम की, ठीक है, तो आपको विशेषताएं लिखनी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे, क्वेश्चन पूछा गया कि सहकारी अधिगम की विशेषताएं लिखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सहकारी अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो पॉइंट लगा के फिर आप लिखेंगे छात्र समूह में मिलकर सीखते हैं। ठीक है, सभी की क्रियाएं भागीदारी, सभी की सक्रिय भागीदारी होती है, आपसी सहयोग और सम्मान बढ़ता है, सामाजिक कौशल विकसित होते हैं, सीखना कैसा होता है, रोचक और प्रभावी बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे आप, 4 छात्र मिलकर एक चार्ट तैयार करते हैं और मिलकर विषय समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक के रूप में सुविधादाता की भूमिका कैसे निभाएं। से एक शिक्षक के रूप में आपको सुविधादाता की भूमिका निभानी है, तो आप कैसे निभाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आज की शिक्षा में शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक और सहयोगी होता है। सुविधादाता का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो सीखने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, आसान बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट के माध्यम से आप सीखेंगे भूमिका निभाने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं एक शिक्षक के। तो बच्चों को बोलने और अपनी राय देने का अवसर देना, सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, और किताब से बाहर की गतिविधियां कराना, बच्चों की अलग अलग क्षमता को समझना, डर या डांट की जगह प्रोत्साहन देना। ठीक है, और देखें सीखने का माहौल आनंददायक बनाना। और उदाहरण देखें, यदि बच्चा विज्ञान का प्रयोग समझ नहीं पा रहा है तो शिक्षक खुद बताने के बजाय उसे प्रयोग करके देखने दें, उससे क्या है, बच्चा खुद सीखता है। ठीक है, बहुत ही ईजी नोट्स है। अगर आपने नोट्स परचेस नहीं किए बंटी क्लासेस के तो नोट्स परचेस कर लो। लास्ट साल है आपका, तो आप अच्छी तैयारी करें। नंबर नोट करें 72 40 28 72 81। ठीक है, लास्ट टाइम एग्जाम का, तो आप कम पैसों में नोट्स मिल जाएंगे आपको। कम पैसे में आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं ऑल सब्जेक्ट की। अगर आपकी तैयारी सही नहीं है, ज़्यादा सही नहीं है, तो आप नोट्स भी पढ़ें। अगर आपकी तैयारी है तो नोट्स पढ़ के और आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। ठीक है, लास्ट साल आपका तो ज़्यादा अच्छी परसेंटेज बनेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पाठ्य पुस्तक की अवधारणा एवं महत्व लिखिए। तो पाठ्य वस्तु की अवधारणा एवं महत्व आपको लिखना है। तो पाठ्य वस्तु वह सामग्री है जो पढ़ाई में सिखाई जाती है, जैसे पाठ, विषय, चित्र, गतिविधि आदि। ठीक है, पाठ्य वस्तु क्या है, पाठ्य वस्तु वह सामग्री है जो पढ़ाई में सिखाई जाती है, जैसे पाठ, विषय, चित्र, गतिविधियाँ आदि। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता की बात करें, फिर उसके महत्व की बात करेंगे। तो पाठ्य वस्तु का आवश्यकता पढ़ाई को व्यवस्थित और क्रमबद्ध बनाती है। शिक्षक को पता रहता है कि क्या पढ़ाना है, छात्र को पता रहता है कि क्या सीखना है। ठीक है, ये इसकी आवश्यकता है। इसके महत्व की बात करें, यानी ये सही ज्ञान और जानकारी देती है, सोचने और समझने की शक्ति बढ़ाती है, जीवन में काम आने वाली बातें सिखाती है और परीक्षा की तैयारी में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, अब एग्जाम सहित आप समझ सकते हैं। इतिहास की पाठ्य वस्तु पढ़कर बच्चा अपने देश का इतिहास जानता है और देशभक्ति की भावना विकसित होती है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकलन के उद्देश्य, आपको आकलन के उद्देश्य लिखने। तो आकलन का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले छात्र ने कितना सीखा और कैसे सीखा यह जानना क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। ठीक है, अब इसके जो मुख्य उद्देश्य वहाँ पे देखेंगे, सीखने की प्रगति देखना,
छात्र की ताकत और कमजोरी को पहचानना, शिक्षक की पढ़ाने की विधि का मूल्यांकन करना, छात्र को सुधार का अवसर देना। तो ये सारे क्या है, आकलन के महत्व हैं। ठीक है, आगे की पढ़ाई की योजना बनाना और छात्र को प्रेरित करना। ठीक है जी, यदि टेस्ट में कई बच्चे गणित में कम अंक लाते हैं तो शिक्षक समझ जाता है कि वह अध्याय फिर से समझाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे कम अंक लाएं यानी कि बच्चों की समझ नहीं आ जाए तो उसे फिर से पढ़ाना चाहिए। आकलन के 6 सिद्धांत देखेंगे, यहाँ पे 6 सिद्धांत पूछे गए कि आकलन के 6 सिद्धांत लिखिए। तो निरंतरता का सिद्धांत, केवल परीक्षा के समय नहीं बल्कि पूरे साल आकलन होना चाहिए। निरंतरता का सिद्धांत कहता है, समग्रता का सिद्धांत कहता है केवल लिखित परीक्षा नहीं, व्यवहार, कौशल और सहभागिता भी देखें। ठीक है, उसके बाद आता है आपका निष्पक्षता का सिद्धांत। ये कहता है कि सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। स्पष्ट उद्देश्य यानी आकलन का लक्ष्य पहले से तय होना चाहिए और उपयोगिता यानी परिणाम का उपयोग सुधार के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बाल केंद्रिता यानी आकलन बच्चे की क्षमता और स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। और क्लास को लाइक कर दो, अभी लाइक नहीं किया है, आपके लाइक बहुत कम आ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो जो बच्चा नया है, पहली बार देख रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के विचारों पर समय और स्थान का प्रभाव लिखना है आपको। ठीक है, बच्चों के विचारों पर समय और स्थान का क्या प्रभाव रहता है वो आपको बताना है। तो बच्चों की सोच उनके आसपास के वातावरण और समय के साथ क्या रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, तो समय का प्रभाव कैसे यहाँ पे देखेंगे, फिर स्थान का प्रभाव देखेंगे। तो उम्र बढ़ने पर समझ बढ़ती है, छोटे बच्चे खेल में रुचि लेते हैं, बड़े बच्चे जिम्मेदारी समझते हैं। ठीक है, स्थान का प्रभाव देखें, गांव में रहने वाला बच्चा खेती, पशु, प्रकृति के बारे में ज़्यादा जानता है। ठीक है, गांव में रहने वाला बच्चा खेती, पशु, प्रकृति के बारे में क्या करता है, ज़्यादा जानता है। ये स्थान का प्रभाव है। शहर का बच्चा कंप्यूटर और मशीनों के बारे में ज़्यादा जानता है। अलग संस्कृति वाले स्थान पर सोच भी अलग होती है, तो ये स्थान का प्रभाव पड़ता है। जैसे स्थान में रहते हैं आप, गाँव में रहते हैं तो गाँव की चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, शहर में रहते हैं तो शहर की चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, और जैसे निष्कर्ष में आप यहाँ पे देखें, बच्चों की सोच स्थिर नहीं होती है, समय और वातावरण के अनुसार क्या रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कथावाचक प्रविधि के उद्देश्य आपको लिखने हैं। तो कहानी सुनना एक प्रभावी शिक्षण विधि है। ठीक है, कथावाचक यानी कहानी सुनना एक क्या है, प्रभावी शिक्षण विधि है। तो जो उसके उद्देश्य बताए गए वो यहाँ पे देखें। कथावाचक विधि के प्रविधि का यानी पढ़ाई में रुचि जगाना होता है, कल्पना शक्ति का विकसित करना, भाषा और शब्द भंडार बढ़ाना रहता है, नैतिक शिक्षा देना होता है, और ध्यान और सुनने की क्षमता बढ़ाना और भावनात्मक विकास करना। ठीक है, पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाकर बच्चों को बुद्धिमान और ईमानदारी सिखाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण के जैविक घटक किसे कहते हैं आपको बताना। ठीक है, तो पर्यावरण के जैविक घटकों के बारे में बात करनी, तो जैविक घटक किसे कहते हैं पहले आपको ये देखना है। पर्यावरण में मौजूद सभी जीवित चीज़ें, पर्यावरण के अंदर जो जितनी भी सभी चीज़ें जो जीवित हैं वो जैविक घटक कहलाती हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें जीवित हैं वो क्या कहलाती हैं, जैविक घटक कहलाती हैं। यानी जिनमें जीवन होता है, जो सांस लेते हैं या बढ़ते हैं, भोजन लेते हैं वो क्या और प्रजनन करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। आप इसे बना कर भी लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को जो आपसे पूछे, बट आपको समझना है कि जैविक घटक होता क्या। अब आपको समझ में आ गया कि जो भी चीज़ें हैं वो जो जीवित हैं, जो सांस लेते हैं या जो बढ़ते हैं, जो भोजन करते हैं, प्रजनन करते हैं, वो सारी चीज़ें जैविक घटक कहलाती हैं। तो आप इसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूरी होता है शॉर्ट में। ठीक है, ताकि आप समझ सकें क्वेश्चन को, फिर उसके आधार पे आप कुछ भी लिख सकते हैं उससे रिलेटेड, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इनमें क्या क्या शामिल है ये आपको बताना है। ठीक है, जो जैविक घटक होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मनुष्य उसमें शामिल होते हैं, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, कीट पतंगे, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगस आदि और भी कई सारी चीज़ें इसमें क्या रहती हैं, शामिल रहती हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें, जैविक घटक की विशेषताएं, ये जीवित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। जो भी जीव हैं दुनिया में वो सारे के सारे एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये विशेषताएं जैविक घटकों की उदाहरण से समझें कैसे।
एक जंगल में, ठीक है, एक जंगल में उदाहरण से समझाएं, पेड़ क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हिरण क्या करते हैं, पौधे खाते हैं, ठीक है, शेर हिरण को खाता है और बैक्टीरिया मृत जीवों को मिट्टी में बदल देते हैं। फिर यह पूरा चक्र जैविक घटकों का संबंध दिखाता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि सारी चीज़ें एक दूसरे पर क्या रहती हैं, निर्भर रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब पर्यावरण के अजैविक घटक बताने। अभी हमने जैविक घटक बताए थे, अब अजैविक घटक जो निर्जीव होते हैं, यानी अजैविक घटक क्या होता है, पर्यावरण की सभी निर्जीव जीव हैं, सभी निर्जीव चीज़ें जैसे अजैविक घटक कहलाती हैं। जैसे इनमें जीवन नहीं होता है लेकिन ये जीवित चीज़ों के लिए क्या है, ज़रूरी होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाऊंगा जिसमें कौन कौन चीज़ें जो अजैविक आती हैं। यानी मुख्य अजैविक घटक होते हैं हवा से इंसान जिंदा रहता है, लेकिन हवा कैसे जिंदा रहेगी, तो जी क्या अजैविक है। पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान, ये सारी चीज़ें क्या है, अजैविक है। इनमें सांस नहीं है, ये भोजन नहीं करती हैं तो अजैविक है। अगर ये भोजन करती, सांस लेती तो ये जैविक कहलाती हैं, ठीक है। पत्थर, खनिज पदार्थ, कुर्सी वगैरह ये कैसी हैं, अजैविक घटक हैं, ठीक है। अब इसका महत्व समझेंगे। महत्व, अजैविक घटक जीवन के लिए आधार है। जैसे पानी के बिना कोई जीवन नहीं जी सकता, ठीक है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, हवा से सभी सांस लेते हैं, मिट्टी में पौधे उगते हैं, ठीक है। तो ये इसका महत्व हो जाएगा। उदाहरण देखेंगे, पौधा जीवित है लेकिन जैविक है, ठीक है, लेकिन उसे बढ़ने के लिए चाहिए क्या, धूप, पानी, मिट्टी, हवा, ये सभी क्या है, अजैविक घटक हैं, ठीक है। पौधा जीवित है लेकिन कौन सा घटक हो जाएगा, वो जैविक घटक है, लेकिन उसे बढ़ने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग चाहिए वो सारी चीज़ें कैसी हैं, अजैविक हैं। धूप, पानी, मिट्टी, हवा, ठीक है। तो आपको सरल तरीके से हम समझा रहे हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आसान तरीके से आपको समझना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आसान सार एग्जाम में लिखने के लायक निष्कर्ष आप देख सकते हैं। पर्यावरण दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना है, जैविक यानी कि जीवित और अजैविक यानी कि निर्जीव, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और मिलकर जीवन का क्या करते हैं, संतुलित बनाए रखते हैं, ठीक है, संतुलन बनाए रखते हैं। याद रखने, जीवित होते हैं वो जैविक होते हैं, जो निर्जीव होते हैं वो अजैविक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अन्वेषण विधि क्या है। अन्वेषण विधि क्या है आपको बताएं तो अन्वेषण विधि वह शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक होता है और छात्र क्या करता है, खोज करता होता है, ठीक है। छात्र खोज करता है तो कैसे काम करती है ये यहाँ पे देखेंगे। शिक्षक इसमें क्या करता है, प्रश्न पूछता है, समस्या देता है, छात्र सोचता है, प्रयोग करता है और इसका क्या करता है, निष्कर्ष निकालता है, ठीक है। विशेषताएं देखें इसकी तो सीखना क्या होता है, रोचक बनता है, जिज्ञासा इसमें बढ़ती है, आत्मनिर्भरता आती है और ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है क्योंकि छात्र इसमें क्या करते हैं, स्वयं खोज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, शिक्षक अगर चुंबक क्या है, आकर्षित करता है। शिक्षक अगर चुंबक क्या आकर्षित करता है, शिक्षक कह रहा है कि चुंबक क्या आकर्षित करता है, तो पढ़ा रहे हैं तो सीधे उत्तर बताने के बजाय बच्चों को लोहे, लकड़ी, प्लास्टिक आदि चीज़ें देकर प्रयोग करने दें, ठीक है, ताकि बच्चों को वो स्थायी याद रह जाए हमेशा के लिए। यह विधि बच्चों को वैज्ञानिक सोच और तर्क क्षमता सिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिका निर्वाह विधि क्या है। भूमिका निर्वाह विधि के बारे में आपको लिखना है, तो भूमिका निर्वाह विधि क्या है यहाँ पे देखेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। तो भूमिका निर्वाह विधि बच्चे किसी व्यक्ति, पात्र या परिस्थिति की भूमिका निभाकर सीखते हैं, यानी कि रोल प्ले मेथड भी इसे कहते हैं। इंग्लिश में रोल प्ले आता है, दूसरे की एक्टिंग करते हैं, जैसे रामायण में आप किसी का किरदार निभाते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वही क्या है, भूमिका निर्वाह विधि है, जो इंग्लिश में से रोल प्ले कहते हैं और हिंदी में से भूमिका निर्वाह कहते हैं, ठीक है। तो कैसे किया जाता है ये यहाँ पे समझेंगे। विषय से संबंधित पात्र चुनना होता है, इसमें बच्चों को भूमिकाएं देनी होती हैं और अभिनय कराना होता है और अंत में क्या होती है, चर्चा करना होता है, ठीक है। इसके लाभ देखेंगे, लाभ कौन कौन सी है। आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे बोलने की क्षमता विकसित होती है, विषय की समझ गहरी होती है और सामाजिक कौशल बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, सामाजिक विज्ञान में पंचायत पढ़ाते समय बच्चे सरपंच, सचिव, ग्रामीण बनकर बैठक का अभिनय कर सकते हैं, ठीक है, अभिनय करें, ऐसा एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं और भी आप दे सकते हैं। तो भाई क्लास को लाइक कर दें और जो बच्चे नोट्स नहीं लिए वो नोट्स भी ले लें, कम पैसों में नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नोट्स कम पैसों में मिल जाएंगे, बस आप अच्छी तैयारी करो, लास्ट चांस है आपके पास, लास्ट मौका है तो अच्छा स्कोर करो, ठीक है।
आपकी दृष्टि से बालक कैसे सीखता है ये आपको बताएं। तो बालक स्वाभाविक रूप से सीखता है। सीखने वाला होता है वह केवल किताब से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से भी सीखता है। ठीक है, तो बालक सीखता कैसे आपको बताना है। तो बालक देखकर सीखता है, सुनकर सीखता है, करके सीखता है, खेलकर सीखता है और प्रश्न पूछकर भी सीखता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो बालक सबसे अच्छा तब सीखता है जब वह सक्रिय रहता है और सीखना उसके अनुभव से जुड़ा होता है। साइकिल चलाना किताब से नहीं अभ्यास से सीखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बच्चों के विचार एवं अनुभव सीखने के साधन कैसे बनेंगे। बच्चों के विचार एवं अनुभव सीखने के साधन कैसे बनेंगे। तो शिक्षक यदि बच्चों के अनुभवों को पाठ से जोड़ दे तो सीखना आसान और रोचक हो जाता है। इसके जो तरीके हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तरीके देखेंगे। पाठ शुरू करने से पहले प्रश्न पूछना, बच्चों से अपने अनुभव साझा करवाना, चर्चा करवाना, स्थानीय उदाहरण देना, बच्चों के उत्तरों की क्या करना, सराहना करना। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। यदि पाठ त्यौहार है तो शिक्षक पूछ सकता है तुम्हारे घर कौन सा त्यौहार कैसे मनाया जाता है। ठीक है, जिसे इसके लाभ भी देख सकते हैं, यहाँ पे लाभ लिखे हुए हैं तो आप लाभ देखेंगे। बच्चे खुलकर बोलते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे सीखना जीवन से जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण अर्थ देखें सबसे पहले कि सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो सतत व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE होता है, वह प्रणाली है। सतत व्यापक मूल्यांकन वह प्रणाली है जिसमें छात्र का मूल्यांकन पूरे वर्ष लगातार किया जाता है, केवल अंतिम परीक्षा से नहीं होता है। ठीक है, जैसे सतत मूल्यांकन यानी कंटिन्यूस नियमित मूल्यांकन होता है। व्यापक मूल्यांकन होता है वो पढ़ाई, व्यवहार और कौशल का मूल्यांकन होता है। ठीक है, कैसे किया जाता है यहाँ पे आप देखेंगे। मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते हैं, गतिविधियाँ देखी जाती हैं और कच्चा सहभागिता देखी जाती है। ठीक है, ऐसे किया जाता है। ये इसके लाभ देखेंगे यहाँ पे। परीक्षा का डर कम होता है, इससे कमजोरियों का पता चलता है, सुधार का अवसर मिलता है और संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाठ्य योजना का अर्थ और उसके चरण आपको बताने। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाठ्य योजना का अर्थ जाने, यानी पाठ्य योजना शिक्षक की लिखित योजना है जिसमें वह पहले से तय करता है कि क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ये पाठ्य योजना का अर्थ आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसके चरण देखेंगे, चरण भी आप देख सकते हैं। इसके पहला चरण इसका उद्देश्य निर्धारण, यानी छात्र क्या सीखेंगे। पहले तो ये इस उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए कि छात्रों को क्या सिखाना है और छात्र क्या सीखेंगे। पूर्व ज्ञान जांचना चाहिए, यानी बच्चे पहले से क्या जानते हैं ये जांचना चाहिए। प्रस्तावना यानी विषय में रुचि जगाना चाहिए। ऐसी प्रस्तावना करें, स्टार्टिंग करें कि बच्चे इसमें अपने हाथ इंटरेस्ट लेना चाहें। और विषय प्रस्तुति यानी मुख्य पाठ पढ़ाना है। और गतिविधि यानी अभ्यास या प्रयोग। और यहाँ पे पुनरावृत्ति यानी सीखे हुए को दोहराइए। और मूल्यांकन यानी कि समझ जांचना है कि बच्चों ने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। गृह कार्य यानी अभ्यास के लिए कार्य देना। ठीक है, अच्छी पाठ्य योजना से पढ़ाना व्यवस्थित और प्रभावी होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है EVS शिक्षक बच्चों से समाचार पत्र का विश्लेषण कैसे कराएं। EVS शिक्षक यानी पर्यावरण शिक्षक जो होता है वो बच्चों से समाचार पत्र का विश्लेषण कैसे कराएं। तो शिक्षक समाचार पत्र को शिक्षण सामग्री की तरह उपयोग कर सकता है। कैसे, यहाँ पे आप प्रक्रिया देखेंगे। बच्चों को अखबार पढ़ने दें, पर्यावरण से जुड़े खबर चुनवाएं, मुख्य बिंदु लिखवाएं और कारण और परिणाम बताने को कहें और समाधान सुझाएं करें। ठीक है, समाधान सुझाने को कहें। एग्जाम्पल सहित समझेंगे। शहर में वायु प्रदूषण बढ़ा, बच्चे बताएं। ठीक है, खबर है जी कि शहर में वायु प्रदूषण बढ़ा, तो बच्चे बताएंगे कि कारण वाहन और फैक्ट्री हो सकते हैं और प्रभाव यानी बीमारी और समाधान है कि पेड़ लगाना। ठीक है, इसका लाभ देखेंगे तो सामान्य ज्ञान बढ़ता है, इससे विश्लेषण क्षमता विकसित होती है, जागरूक नागरिक बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान शिक्षक प्रयोगशाला का प्रबंधन और नियोजन कैसे करेंगे। ठीक है, विज्ञान शिक्षक प्रयोगशाला का प्रबंधन और नियोजन कैसे करें, यानी कि प्रयोगशाला विज्ञान शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग है, इसका सही प्रबंधन जरूरी है। ठीक है,
तो प्रबंधन के यहाँ पे तरीके बताए गए हैं। तो प्रबंधन के तरीके आप देख सकते हैं, उपकरण व्यवस्थित रखना है, लेबल लगाना, रसायनों को सुरक्षित रखना, सुरक्षा नियम बताना और रिकॉर्ड रजिस्टर रखना। ठीक है। नियोजन के तरीके आप यहाँ पे देख सकते हैं। नियोजन के तरीके यानी पहले से प्रयोग सूची बनाना, सामग्री को तैयार रखना और छात्रों को समूह में बांटना, समय निर्धारित करना और प्रयोग के बाद क्या है चर्चा करना। ठीक है। अब सुरक्षा नियम भी आप देख सकते हैं, बिना अनुमति कुछ ना छुएं, रसायन ना चखें और सावधानी से प्रयोग करें। ठीक है। ये सुरक्षा नियम हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लाभ देख सकते हैं, यानी प्रयोग सफल होते हैं, दुर्घटना नहीं होती हैं, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होते हैं। जी 5-5, 6-6 नंबर के प्रश्न है, उसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में एकलव्य के उद्देश्य एवं महत्व आपको लिखने हैं। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा में एकलव्य के उद्देश्य और महत्व आपको लिखने हैं। तो पहले सबसे पहले अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद उद्देश्य महत्व लिखेंगे। तो एकलव्य यहाँ प्रतीक है एक ऐसे विद्यार्थी का जो कठिन परिस्थितियों में भी लगन, अनुशासन और स्वाध्याय से सीखता है। प्राथमिक शिक्षा में एकलव्य का अपने विचार बच्चों से स्वप्रेरणा और आत्मनिर्भर सीखने की भावना क्या करता है विकसित करता है। ठीक है। उद्देश्य देखें, यहाँ पे उद्देश्य इसके बताए गए हैं कि बच्चों में सीखने की इच्छा पैदा करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, मेहनत और लगन की आदत डालना, शिक्षक पूर्ण निर्भरता कम करना और स्वयं अभ्यास करने की आदत विकसित करना। ठीक है। अब इसके यहाँ पे महत्व को समझेंगे, महत्व देखेंगे आप यहाँ पे। तो बच्चा खुद सीखना सीखता है, कठिन परिस्थितियों में भी सीख सकता है, जीवन भर सीखने की आदत बनती है, अनुशासन और धैर्य आता है। ठीक है। अगर बच्चा गणित का सवाल नहीं समझता है तो शिक्षक उसे हल बताने की बजाय संकेत देता है, बच्चा खुद प्रयास करके हल निकालता है, यही एकलव्य भावना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया इस पेपर में ही तो अदर पेपर में भी पूछा गया है कई बार। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005। ठीक है। तो यह शिक्षा की एक मार्गदर्शिका है जो बताती है कि स्कूलों में क्या और कैसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। ठीक है। तो इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, रटने की बजाय समझना। पहला सिद्धांत है रटने की जगह समझने, याद करने से ज़्यादा समझ पर जोर दें। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि आपको समझना है, समझोगे तो आप स्थायी रहेगा और समझ के आधार पर आप अपनी अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, इसलिए आपको समझकर ही सारे क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए, ना कि रटकर याद करने चाहिए। ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में पढ़ाई बच्चों की ज़रूरत और रुचि के अनुसार होनी चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण यानी कि खेल, प्रयोग, चर्चा से सीखना चाहिए। भाषा का महत्व यानी मातृभाषा में पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहिए। समानता और समावेश यानी कि सभी बच्चों को बराबर अवसर मिलना चाहिए। ठीक है। अब इसके उद्देश्य देखें, उद्देश्य भी आप समझेंगे यहाँ पे। तो रचनात्मक सोच विकसित करना, जीवन से जुड़ी शिक्षा देना, बच्चों को सक्रिय बनाना। ठीक है। तो विज्ञान पढ़ाते समय केवल किताब ना पढ़ाकर प्रयोग करवाना चाहिए। क्लियर। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स नहीं परचेस कर पाए हैं, तो वो नोट्स परचेस कर लें, थोड़े कम पैसे में आपको नोट्स मिल जाएंगे। नंबर नोट कर लें, 72 40 28 72 81। अभी भी आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो सोचते होंगे कि अभी तो लास्ट टाइम है, एग्जाम टाइम पे क्या पढ़ेंगे। तो भाई एग्जाम टाइम पे नोट्स ही पढ़े जाते हैं, शुरू से तो बुक पढ़ी जाती हैं। ठीक है। नोट्स आपको हर एक पेपर में 1-1 2-2 दिन का गैप नहीं मिलेगा, तो आप उसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही पढ़ने, एग्जाम का लास्ट टाइम है। ठीक है। और अच्छी तैयारी करनी है, किसी भी स्टूडेंट को डरना नहीं है, आराम से अच्छे से पढ़ो, समझ कर पढ़ो। ठीक है। और कॉपी कैसे लिखनी है, एग्जाम कॉपी कैसे लिखनी है वो हम बता चुके हैं आपको। ठीक है। तो वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके सोपान आपको बताने। ठीक है। तो वैज्ञानिक विधि क्या है और इसके सोपान। तो सबसे पहले विज्ञान विधि का अर्थ समझते हैं। तो वैज्ञानिक विधि वह तरीका है जिसमें हम किसी समस्या का सही प्रमाणित उत्तर खोजते हैं। ठीक है। इसमें अनुमान नहीं बल्कि प्रमाण और प्रयोग पर भरोसा होता है। तो वैज्ञानिक विधि के जो सोपान यानी कि चरण है वो कौन कौन से यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान करनी होती है कि क्या जानना है। ठीक है। उसके बाद परिकल्पना बनाना यानी अनुमान लगाना, उसके बाद प्रयोग करना यानी जांच करना, और परिणाम देखना यानी क्या हुआ, और निष्कर्ष निकालना यानी कि अंतिम निर्णय रहता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल सहित समझ सकते हैं आप। उदाहरण देखें, प्रश्न है कि पौधों को पानी ना दें तो क्या होगा। पौधों को पानी
ना दें तो क्या होगा। तो यानी कि अनुमान आप लगा सकते हैं कि पौधा सूख जाएगा पानी नहीं देंगे। तो प्रयोग कैसे करेंगे कि एक पौधे को पानी दें और दूसरे को नहीं दें, तो पता चलेगा कि पानी का क्या मतलब, पानी देने से क्या होता है, ठीक है। और परिणाम यानी कि बिना पानी वाला पौधा मुरझा गया, और निष्कर्ष निकलेगा कि पौधों को पानी जरूरी है, ठीक है। अगर आप परिणाम क्या निकलेगा, अगर जिस पौधे को आपने पानी दिया है वो तो सही रहेगा और जिसको नहीं दिया है वो मुरझा जाएगा, ठीक है। तो आपको परिणाम निकल जाएगा और फिर लास्ट में आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बिना पानी के पौधा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, और पौधों को पानी देना इसलिए क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप महत्व देख सकते हैं, यह सही सोच विकसित होती है, इससे अंधविश्वास दूर होता है और तर्क शक्ति बढ़ती है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों में संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखने हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास को कौन प्रभावित करता है, तो संज्ञानात्मक विकास यानी सोचने समझने याद रखने और समस्या हल करने की क्षमता का विकास है, ठीक है। तो इसके जो मुख्य कारक हैं वो यहाँ पे देखेंगे। वंशानुक्रम, जन्म से मिलने वाली बुद्धि क्षमता होती है, ठीक है। पर्यावरण में आप घर, स्कूल, समाज का प्रभाव देख सकते हैं। और पोषण यानी अच्छा भोजन दिमाग के विकास के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद शिक्षा और अनुभव, यानी जितना बच्चा सीखता है, अनुभव करता है, उतना विकास होता है, ठीक है, बच्चे का। नेक्स्ट देखते हैं भाषा विकास, यानी कि भाषा जितनी अच्छी होगी सोचने की क्षमता उतनी भी बढ़ेगी, ठीक है। प्रेरणा और रुचि, यानी जिस विषय में रुचि होगी उसमें सीखना कैसा होगा, तेज होगा। स्वास्थ्य यानी कि बीमार बच्चा ठीक से ध्यान नहीं लगा पाता है, ठीक है। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ें, नोट्स परचेज कर लें, ठीक है। और उदाहरण देख सकते हैं आप, दो बच्चों में से एक को घर में किताबें और बातचीत और प्रोत्साहन मिलता है और दूसरे को नहीं, यानी पहले बच्चे का मानसिक विकास कैसा है, तेज़ी से होगा, ठीक है, पहले बच्चे को। तो आप ये देख सकते हो। और अभी तक आपने बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और चैनल को और वीडियो को लाइक करो, क्लास को, ठीक है। तो आज ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। 907 पेपर की आपकी दूसरी क्लास भी कंप्लीट होगी, ठीक है। पहली क्लास भी करा दी आपकी, ये दूसरी क्लास भी करा दी, दोनों क्लास कंप्लीट होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो 907 के पेपर यानी कि आपका अच्छे से हो जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ें, क्लास को 2-3 बार देख लें आप, और नोट्स परचेज कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट्स के लिए आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। कम से कम पैसों में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब सभी जगह शेयर कर दें, जितने भी स्टूडेंट ग्रुप्स वगैरह हों आपके, सभी जगह शेयर कर दो क्लास को, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।